हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला। 15 को बोर्ड है और उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि दो सैंपल पेपर आपको आपके सामने रखे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, कैसे आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, उसका सारा डिटेल इन दोनों क्लास में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन के मल्टीपल जो चॉइस होते हैं उसके आंसर को कैसे हम लोग पार्टिकुलर वे में और सुपरबली कर सकते हैं। Papa Education app. Download the app now. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव इट्स गोल आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अगर हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये पर्शिया प्रशिया से बिलोंग करता है। और पर्शिया कहाँ पर था? जर्मनी में। पर्शिया नहीं, प्रशिया। और जर्मनी में था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वही पार्लियामेंट है जहां पे वुमेन्स को विजिटर गैलरी में रख दिया जाता है, जहां पर 831 मेंबर जो है वो किसको, फ्रेडरिक विलियम फोर को ऑफर करते हैं कि आप रूल कीजिए बट कंस्टिट्यूशनल मोनार्की को प्रीफर कीजिए। फ्रेडरिक विलियम फोर इस चीज को नेग्लेक्ट कर देता है और वो मोनार्की के साथ टाई अप करके जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनको डिसबैंड कर देता है, रूल करना स्टार्ट करता है। इसमें था कि फ्रेडरिक विलियम फोर ने अवॉइड कर दिया था, मना कर दिया था जो उनका ऑफर था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो कीजिए। और इसमें से वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो नॉन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर इन द 1750s आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन मर्चेंट ट्रेड कैपेसिटी। देखिए, इंडियन मर्चेंट की ट्रेड कैपेसिटी से कौन सी कंपनी इंडिया में पावर गेन कर ली 70 आफ्टर 1750s। तो क्या हम 1750s के बाद एक घटना का जिक्र कर सकते हैं? क्या 1750 के बाद एक घटना की जिक्र कर सकते हैं? और जिक्र करेंगे हम किसके? 1757 के बाद एक जो वॉर हुआ था, एक बड़ा वॉर जिसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? पावर गेन कर लिया। तो इंग्लिश कंपनी न होकर के वो ब्रिटिश कंपनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपियन कंपनीज। क्योंकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे कि फ्रेंच थे, डच थे, वो भी पावर में आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपियन कंपनीज। ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, आप इंग्लिश कंपनीज कर दीजिएगा बट यहाँ पे केयरफुल होकर के आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इंट्रोड्यूस कॉर्न लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। और कॉर्न लॉज क्या था? तो ब्रिटिश वाले जो थे कॉर्न के इंपोर्ट को बैन कर दिए थे ताकि वहां के जो लोकल कॉर्न प्रोड्यूसर्स है लोग उसी पे फोकस्ड रहे, जिससे लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे कॉर्न के प्राइस को इंक्रीज करके सेल करते थे, उनको हेवी प्रॉफिट होता था। और कॉर्न लॉ बैन होने के बाद ब्रिटेन में कॉर्न के प्राइसेस बढ़ गए थे। फिर जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया कि आप कॉर्न लॉ को हटाइए और इम्पोर्ट कीजिए कॉर्न का। और इम्पोर्ट करने के बाद कॉर्न काफी चीप रेट में ब्रिटेन में अवेलेबल होने लगा। तो कॉर्न लॉ वाला जो इश्यूज था वो किस इस कंट्री में था? ब्रिटेन में था। ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और जो चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय भी मैंने बोला था आपको कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। ठीक है। और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म कस्टम यूनियंस नहीं होते। कस्टम यूनियंस की अगर हम बात करते हैं तो कस्टम यूनियंस क्या था? जोल्वेरिन था, जो कब बना था? 1834 में बना था। कस्टम यूनियन से रेगुलेट करते थे ट्रेड, ये सारी चीजों को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल भी नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो नेपोलियनिक कोड में था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो मास मूवमेंट था, बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट किया था। कब? 1789 में। जुलवरीन क्या था? तो कस्टम यूनियन से, तो उसके साथ तो ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजंस। ये आपका गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट एक्ट ऑफ यूनियन जो था, इसका आंसर आप लिख लीजिए। एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 में साइन हुआ था। किसके बीच में साइन हुआ था? तो इंग्लिश जो थे, अंग्रेज थे, उसके साथ, इंग्लैंड के साथ, और साथ ही साथ स्कॉटलैंड के साथ। इसी जो ट्रीटी थी इसको साइन होने के बाद स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म होती गई और उसको मर्ज कर लिया गया। किस चीज में? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन अपने साथ मर्ज कर दिया उसको। ठीक है। इस तरह से पहले स्कॉटलैंड को किया, वेल्स उसके साथ था, बाद में चल करके यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज रख लीजिएगा माइंड में।
1801 में आयरलैंड को कर लिया। ठीक है, ये जब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ रहे थे उस समय जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। Following the image, Muraki depicts the fear of repression which drove many liberal nationalists underground. Which of the following events remarked as per the given image? ये इमेज क्या एनसीईआरटी का डायरेक्ट इमेज दे रहा है यहाँ पर, और ये जो है जियोस्पी मैजिनी है। ये वही जो है जो यंग इटली और यंग यूरोप नामक सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे। ये क्या कर रहे हैं, तो लाइन क्लियर दिया हुआ कि फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न, बर्न में यंग यूरोप बना रहे थे। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर 1 के पिक्चर में दिया हुआ है साइड में। तो आपका आंसर ऑफ फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न, बर्न में यंग यूरोप बना रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज बोला कि दे आर ग्रोन इन। इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, तो मेज इन उत्तर प्रदेश मैच है, क्योंकि रागी कर्नाटका वाले में सबसे ज्यादा होता है, कॉफी जो नीलगिरी हिल्स में होता है, ज्वार बाजरा और ज्वार महाराष्ट्र के लिए फेमस है। तो मेज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं, बट आपको इसको क्या करना है, स्मार्टली टैकल करना है। हाउ विल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न हेल्प, जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न का, वो किस चीज में हेल्प करता है। इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीपल, बिल्कुल भी नहीं। इट विल रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, रखते हैं इसको, एक बार रखते हैं इसको माइंड में। इट विल सेव द इन्वायरमेंट, ठीक है। इट विल सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल, इट विल इंक्रीज द इनकम्स। देखिए इनकम को इंक्रीज करता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे साथ क्या ऑप्शन नंबर 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 5 नहीं है, इनकम को इंक्रीज करने वाला नहीं है, तो इसको हटा करके खेलेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट है इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीपल, तो इसमें फर्स्ट है तो इसको नहीं रखना है माइंड में, और इसमें भी फर्स्ट है तो इसको नहीं रखना है माइंड में। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए थर्ड इट विल सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ इट विल सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल। अगर लेगुमिनस क्रॉप है तो नाइट्रोजन सॉइल सप्लाई करता है, और 5 नंबर आपके साथ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसको स्मार्टली टैकल करना है कि कौन नहीं होगा, पहले इसको कट करेंगे फिर उसके बाद उसको इजिली फाइंड आउट करेंगे। For a gas pipelines from Hazira in Gujarat connect Jagdishpur in which of the following state? देखिए एचबीजे पाइपलाइन, पढ़ने से पहले इसको जान लेते। एचबीजे पाइपलाइन हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये हजीरा जो था वो गुजरात में था, ये जो विजयपुर था वो कहाँ पर था, एमपी में था, और ये जो था जगदीशपुर वो कहाँ था, यूपी में था। ये आपका यू है, इसको भी नहीं मानिएगा, इसको यू मान लीजिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद द टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें तो पॉसिबल बहुत ही कम चांस है कि आपको सारा याद रहे। आपको माइंड में रखना है, जैसे कि मेरे माइंड में कि बेवार मध्य प्रदेश में होता है। यानी 4 का डी, 4 का 3 कौन सा है, 4 का 3 कौन कौन सा है। देखिए ये दोनों 4 का 3 है, और ये इन दोनों में नहीं है, तो पहले इसको कट कर लेंगे कि ये नहीं होगा। ठीक है, अब आइए इसको खेलते हैं। देखिए खील जो होता है हिमालयन बेल्ट में होता है, ये पता है। और कुरुवा जो होता है वो झारखंड में होता है। ठीक है, और कुमान जो होता है वो उड़ीसा में होता है, और मध्य प्रदेश हमको पता है। अब आप मैच कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है। फर्स्ट का 2, ठीक है, सेकंड का 4, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन या रिसोर्स जनरेशन। रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है कि कहाँ पे रिसोर्स है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे हम उसको यूज करेंगे कि एनवायरमेंट डैमेज नहीं होगा। ये सारा चीज हमको माइंड में रख करके इजिली कर लेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग वो टर्म है जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसोर्स को बचा सकते हैं और वाइडली यूज कर सकते हैं। Which feature of democracy could be realized with the linguistic recognition of state? बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा, विच बोला कि व्हाट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी कुड बी रियलाइज्ड विथ लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट।
रिकॉग्नाइजेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, इंसेप्शन ऑफ आइसोलेसिस टेंडेंसीज, ये नहीं होगा। फियर ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, could be realized with linguistic, ये भी नहीं होगा। इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सोशल ग्रुप, रिकॉग्निशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, ऑप्शन नंबर ओनली वन सही है, ठीक है। और अगर वन, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स, तो 1 और 4 हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स बोल रहा है यूनियन गवर्नमेंट। देखिए डिफेंस जो होता है यूनियन गवर्नमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आईटी है। एक बात माइंड में, जब चैप्टर पढ़ाए थे आपको उस टाइम बताए थे कि रिस्यूटरी लिस्ट, यानी कि आईटी से रिलेटेड जो भी चीजें होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस होगा उसको रिस्यूटरी लिस्ट में रखते हैं। और रिस्यूटरी लिस्ट में क्या होता है, आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पावर इज नॉट शेयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, पावर किससे शेयर नहीं होता है, तो ये पावर नेबरिंग कंट्री से शेयर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। But in the question given below, there are two statements marked as assertions A and reason R. Read the following statement and choose the correct option. Because although judges are appointed by the executive, they can check the function of the executive or law made by the legislature. क्योंकि देखिए जो आपका एक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और साथ ही साथ जुडिशियरी हो गया, ये इक्वल होते हैं। इसको हम लोग इक्वल का साइन दे करके माइंड में रख सकते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोला जाता है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, एसर्शन सही बोल रहा है कि हाँ उसके पॉइंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, उसके बाद ये चेक करता है लॉ जो बनाते हैं लेजिस्लेचर, और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव के भी फंक्शंस को। जज आर सुपीरियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन द एग्जीक्यूटिव, सुपीरियर नहीं इक्वल होता है, तो यहाँ पर ए असर्शन सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, अंडर विच सिस्टम्स ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंगल पार्टी सिस्टम। कहां पर है सिंगल पार्टी सिस्टम, भाई साहब जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो चाइना में है। अगर हम बाई पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तो बड़ा ही आसान सा है, बाई पार्टी सिस्टम जो है दो कंट्री में, यूके और यूएसए, ठीक है। यूके में कौन सी दो पार्टी है, तो एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी, और यहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री जो बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, और डाइवर्स कंट्री मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड जो पार्टी है वो मोर देन 750 पार्टी है, बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे साथ क्या था, ए था, लेकिन इसके ऑप्शंस का आंसर क्या होगा उसको भी हम लोगों ने किया। तो ये मेन आपका बेनिफिट होता है कि आप इस वीडियो क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो को देखिएगा, तो जो ऑप्शंस है उसका क्या आंसर बनेगा। डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं कि सिंगल पार्टी सिस्टम आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि ऑप्शन जो है बाई पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन अगर आ जाए कि बाई पार्टी सिस्टम के दो एग्जांपल दे दीजिए, कौन कौन से कंट्री के पास है, तो यहाँ पर हम क्या किए, यूके किए और यूएसए किए। यूके की दो पार्टी, तो वहां पर लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, यूएसए की दो पार्टी, तो रिपब्लिक पार्टी और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेक्टर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन से आप सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। विच आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। कौन सा सेक्टर है जो डायरेक्ट यूज करता है नेचुरल रिसोर्स का, तो एक ही सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। वो या तो मिनरल्स माइन से मिनरल्स निकाल लेगा, या नेचुरल रिसोर्स को यूज करेगा प्राइमरी सेक्टर, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है मोस्ट है, प्राइमरी सेक्टर आपका यहाँ पर सही आंसर है। Next question है, read the given table and answer the following questions. Work some comparative data for Haryana, Kerala and Bihar. As per the data, the literacy rate is highest in Kerala with the infant mortality highest in Bihar. Infant mortality rate मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब होता है कि 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, ठीक है, 1000 कितने बच्चे जो है, कितने बच्चों की डेथ हुई है, वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शो करता है।
क्या शो करता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शो करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन, नहीं। जब दोनों के पास अच्छा ही रहता तो फिर ये कंडीशन ही नहीं था। बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दोनों के पास अगर कम ही रहता तो फिर भी नहीं होता। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर इन केरला एज कम्पेयर टू बिहार। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग गिवन, ये तो सर्सन रीजन पूछ रहा है। सपोज द लिटरेसी रेट इन द स्टेट इज 78% एंड नेट अटेंडेंस रेशियो सेकेंडरी स्टेट इज इतना, ठीक है। ये तो हो गया। मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू द अदर स्टेट फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो अब ये तो सही है, बट आर क्या है? आर जो है वो फॉल्स है, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में किस तरह के वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं? टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसमें ओनली स्किल्ड जो वर्कर होते हैं वही एम्प्लॉयड होते हैं, स्किल्ड वर्कर के अलावा और कोई इसमें एम्प्लॉयड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ सिचुएशन इन विच ऑल द कंट्रीज रिप इक्वली द बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स इक्वली इज नोन एज। इसको हम फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें सारे कंट्रीज के बीच में इक्वली जो होता है और ट्रेड का बेनिफिट शेयर होता है, इसको हम फॉर क्या बोलते हैं? फेयर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारा है, हाईलाइट द रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू इन इंडियन इंडिपेंडेंस। इसको टॉपिक को जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि अलूरी सीताराम राजू जो थे वो ट्राइबल रीजन में रिवॉल्ट को लीड किए थे। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गूडम हिल से बिलोंग करते थे, और इनके पास कुछ स्पेशल पावर था, जैसे गन बुलेट शॉट को सरवाइव कर जाते थे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। इसके साथ साथ इनके हाथ में मल्टीपल ग्रेन्स, अगर एक वन हैंड इनके पास ग्रेन्स रहे तो मल्टीपल्स हो जाते थे। गांधी जी के सारे आइडियोलॉजी को मानते थे, बट एक आइडियोलॉजी, गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, इनके अकॉर्डिंग वायलेंस था, वायलेंस के थ्रू ही ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं। या इसके अलावा गांधी जी के जो अच्छे आइडियाज थे कि लीकर को बैन कर देना चाहिए, तो इन सारे आइडियाज को मानते थे, बट वही नॉन वायलेंस वाला। अलग बात है 1924 में इनको पकड़ लिया गया और पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया गया। बोले अलूरी सीताराम राजू वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4, 1897, ठीक है। 1897 में इनका जन्म हुआ था इन विलेज कॉल्ड मोगुलू नियर, बोला कि भीमवरम इन आंध्र प्रदेश, भीमवरम इन आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि इन गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब था मार के छुप जाना। जनरली जो ट्राइबल रीजन वाले लोग होते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं या माउंटेनियस रीजन में रहने वाले लोग होते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट करते हैं, मार के छुप जाते हैं। स्प्रेड इन द अर्ली 1920s लेड बाय द अलूरी सीताराम राजू। अभी एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था ट्रिपल आर, ठीक है। उसमें इनके कैरेक्टर को दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको मूवीज के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू दिखाया जाता है, ताकि लोग उनके इंपॉर्टेंस को जान सके। तो एक तो इनका जन्म 1897 में हुआ था, गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश में, ये मूवमेंट को लीड करते। ही क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन से पहले डिस्कस किया है, एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस अच्छा करते थे, बुलेट शॉट से भी सर्वाइव कर सकते थे। Alur is best remembered for leading the Baraki Rampa rebellion against the British, in which they organized the tribal people of Visakhapatnam and East Godavari district to revolt against the foreigners. फॉरेनर्स यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। कहां पर लीड किया था? विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी। विशाखापट्टनम से जस्ट पहले थोड़ा सा गुडम हिल्स है उस रीजन में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बंगाल के जो रिवोल्यूशनरीज थे उनसे इंस्पायर्ड थे और ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1924 में, ठीक है। बड़ा ही आसान सा फिर क्वेश्चन है, एवोल्यूट द नेचर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 19
92। देखिए 1992 ही वो ईयर था जिस समय लोकल गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। लोकल गवर्नमेंट 1992 से पहले भी होती थी। उस समय लोकल गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते थे? इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी भी लोकल गवर्नमेंट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फंड रेज करने की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है लोकल गवर्नमेंट की। फंड जो है लोकल गवर्नमेंट के पास वो स्टेट प्रोवाइड करता है। इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। एक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता था, इलेक्शन रेगुलरली नहीं होता था। इलेक्शंस वर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता था इलेक्शन को? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे। लोकल गवर्नमेंट आफ्टर 1992 की अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट हैव गॉट सम पावर टू देयर ओन। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होने लगा। एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करने लगी। गवर्नमेंट हैव गॉट सम पावर ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर दे दिया गया। इलेक्शंस हेल्ड होने लगे रेगुलरली, जो पहले नहीं होते थे होने लगा। पहले पावर नहीं था, इनके पास पावर आ गया, और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कराने लगी। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब यू कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और ऐसे क्वेश्चन को हलवा की तरह कर लीजिए। व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन देखने लायक भी नहीं, बड़ा ही आसान सा है। वर्क सेकेंडरी एक्टिविटीज वही जो प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो, और उसको लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे चीजें बनती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीजें यहाँ पर बनती है। इट इज कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स बनते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में। कन्वर्जन ऑफ आयरन ओर इनटू स्टील मेकिंग यार्न आउट ऑफ कॉटन। बोला कि आयरन ओर की बात करते हैं तो आयरन से स्टील बनता है, और यार्न कॉटन यार्न से कॉटन क्लोथ बनता है। ये कुछ एग्जांपल आपके रहे सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज के। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आप यू कर लीजिएगा। व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, गिव फॉर एग्जांपल। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, और इसके चार आपको एग्जांपल देना है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्शन के लिए मिनरल ओर पे डिपेंड रहे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर मेन इंडस्ट्रीज दैट गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल ओर्स। ये अपना रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिनरल ओर से प्राप्त करते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू बोथ रूरल एंड अर्बन वर्ग की पॉपुलेशन, ये दोनों लोग को, जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेगा वहां से ये अपने लिए लेबर हायर करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज, जिसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड की बात करेंगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड एंड जिंक स्मेल्टिंग हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो मैक्सिमम जो मेटालिक इंडस्ट्रीज है उसको रख लेंगे, सीमेंट इंडस्ट्रीज नॉन मेटालिक हो गया, लाइमस्टोन का यूज करते हैं इसको बनाने में, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीफली डिफाइन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, 22 कंस्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का। क्या हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं, बट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी लैंग्वेज एज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज किसी को भी नहीं दिया गया है, क्योंकि वो आप घटना याद होगा जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, 1965 में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था जब तमिलियंस को हिंदी में बोला गया, तो वो लोग क्या किए, वो लोग रिवॉल्ट पे उतर आए। उसके बाद उनको ग्रांट कर दिया कि नहीं, आप इंग्लिश में भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। 21 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन बल्कि एडिशन टू हिंदी। हिंदी की जगह पर 21 लैंग्वेज और प्लस हिंदी 22 हो गया। ठीक है, एज अ प्रिकॉशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन स्टेप टू प्रिवेंट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। कहीं आप फोर्स नहीं कर सकते, जो नॉन स्पीकिंग रीजन्स है वहां पर आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि नहीं आप हिंदी को बोलिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज ग्रांट किया गया है, ये आपको अधिकार दिया गया है। Where credit can play a negative role, justify the statement arguments. The credit plays a negative role when it is not able to meet the credit needs. This may be because of the failure of agriculture or fall of market. So it Buraki creates a situation in which this recovery is painful and it is very difficult to impossible to repay the credit.
यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि हम क्रेडिट लोन लेकर के एग्रीकल्चर किया है, लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर मेरा फेल हो जाता है या बिजनेस फेल हो जाता है और मैंने लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेकर के रखा है, तो इनफॉर्मल सेक्टर की एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है और एक लिमिट टाइम में अगर हम पे नहीं करते तो हमको हेवी अमाउंट देना पड़ता है, जिसके थ्रू हम डेब्ट ट्रैप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और एक पेनफुल हमारे लिए होता है। इस केस में हमको अपना लैंड सेल करना पड़ता है या जो हमारे पास शॉप है या जो भी हमारे पास जो स्टेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल करना पड़ता है और क्रेडिट का जो रिपे हो जाता है वो काफी पेनफुल होता है। ठीक है। Question है, the global transfer of disease became instrumental in colonizations of Africa and South America. Explain the statement. सिंपल सा क्वेश्चन है। इस एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में कि यूरोपियन जो है वेपन्स गन कैनन्स इस सारी चीज का यूज नहीं करके वो कुछ वायरस भी स्प्रेड कर देते थे और उस वायरस का एंटीडोट नहीं होता था उनके कॉलोनियल नेशन के पास और वो टोटली उसके एंटीडोट के लिए डिपेंड हो जाते थे यूरोपियन पे और यूरोपियन इसके बदले में ह्यूज अमाउंट चार्ज करते थे, उनके रिसोर्सेज को वाइडली यूज करते थे। द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द colonization ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स को कोलोनाइज किया गया और अमेरिकन्स में स्पेशली साउथ अमेरिका को यूरोप के बहुत सारे कंट्री वहां पे कॉलोनीज बनाए, स्पेशली स्पेन ने किसको, ब्राजील को बनाया, किस किस स्मॉल पॉक्स के जो वायरस था उसको स्प्रेड करके। The Native Americans Indians were not immune to the disease that the settlers and colonies brought with them. जो डिजीज अपने साथ क्लोनी इंपीरियल नेशंस वाले लाए यानी यूरोपियन नेशन वाले ला करके स्प्रेड किए, उसके उसको लेकर के उनके पास इम्यूनिटी सिस्टम्स नहीं थे, उससे वो फाइट नहीं कर सकते थे, जबकि यूरोपियंस वर मोर और लेस इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को लेकर के मोर या लेस इम्यून हो चुके थे क्योंकि इनके पास एंटीडोट था, बट द नेटिव अमेरिकन्स इनके पास नहीं था। Having been cut off from the rest of the world for millions of years, had no defense against it, these germs killed and wiped out whole communities. ये germs जो था वाइडली स्प्रेड होते थे जंगल में आग की तरह और इसको रोकना काफी हार्ड रहता था, इसीलिए ये डिपेंड हो गए इसके एंटीडोट के लिए यूरोपियन कंट्रीज पे और इसके बदले यूरोपियन कंट्रीज क्या किए, इनसे इनके रिसोर्सेज को वाइडली यूज किए, उल्लू बना करके कह सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा वो हार्शली यूज करते थे रिसोर्सेज को, चाहे उंगली को सीधा करके निकालते थे रिसोर्सेज, उंगली को टेढ़ा करके या डब्बा गर्म कर देते थे, सारा रिसोर्सेज लिक्विड बन के निकल जाता था, मतलब स्मूथली। उनके पास वे तरीके बहुत सारे होते थे। पेविंग द वे फॉर फॉरेन डोमिनेशंस, और यहाँ पर क्या हो गया, फॉरेन डोमिनेशंस यानी कि जो विदेश था उनके लिए, यानी कि ब्राजीलियन के लिए विदेशी था, फॉरेन था, यूरोप, तो उनका डोमिनेशंस बढ़ा इन नेशंस में। बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन लेटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। लेटराइट सॉइल लीचिंग वाले प्रोसेस से बनता है, जबकि रेड सॉइल की बात करेंगे तो आयरन का प्रेजेंट रहता है जिसके कारण इस कारण इसका रेड रहता है। रेड सॉइल और रेड सॉइल जो होता है ये मिनरल यहाँ पर पाया जाता है, एग्रीकल्चर न के बराबर होता है इस सॉइल में। रेड सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है, एंड हैज अ रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। किसके कारण इसका कलर रेड होता है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण इसका कलर रेड होता है। इट इज फॉर्म फॉर फ्रॉम वेदरिंग ऑफ एंशियंट रॉक्स एंड इज टिपिकली फाउंड इन रीजन विद द मॉडरेट क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल में पाए जाते हैं। एंशियंट जो रॉक्स होते हैं उसके वेदरिंग टूटने से बनता है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, इसका कलर रेडिश होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल इज टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रिच इन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसमें भी आयरन और एल्यूमिनियम का रिच रहता है। ठीक है, बोला कि रेडिश ब्राउन कलर, इट इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ यंग रॉक्स एंड इट टिपिकली फाउंड इन द रीजन ऑफ द हाई रेनफॉल एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए लो रेनफॉल मॉडरेट रेनफॉल में पाए जाते थे, जबकि हाई रेनफॉल में, और हाई रेनफॉल से क्या होता है, लीचिंग वाला प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है गाइस, उसको आप जान लीजिए। लीचिंग प्रोसेस में हेवी रेनफॉल के कारण क्या हो जाता है, हेवी रेनफॉल होता है तो अपर लेयर जो सॉइल का है वो डिस्प्लेस हो जाता है, या बहुत ज्यादा कहीं ड्राई रीजन में सॉइल है तो धूल के रूप में रहती है, तो अगर तेज हवाएं भी आती है तो वहां से अपर लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग एंड हेवी रेनफॉल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। हेवी रेनफॉल डन generally in what Himalayan region,
या हम शिवालिक रेंज की बात करेंगे, दार्जिलिंग, मेघालय वाला रीजन जो स्लोपी सर्फेसेज होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, वाटर स्टे नहीं करता है, और अपर लेयर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और लैटराइट सॉइल में कैशू नट्स सबसे ज्यादा उगाया जाता है। काजू की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल सेक्टर्स, ठीक है। और कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज और ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट और अदर बल्कि अदर स्टेट रन बॉडीज। गवर्नमेंट इसको मैनेज करते हैं, जबकि इसको इंडिविजुअल पर्सन मैनेज करते हैं। ओनरशिप कैन बी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड दिस ओनरशिप इज इधर फुल और पार्शियल। ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज के पास होते हैं, इसके में इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं। द ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स बाय इंडिविजुअल और बल्कि इन टाइटल्स विद जीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, हेल्थ या बहुत सारा लीव मिलता है, इसमें लीव न के बराबर मिलता है, इसमें सैलरी फिक्स रहता है, इसमें सैलरी फिक्स नहीं रहता है। ये जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एमएनसीज ऑफन ऑप्ट फॉर फॉरेन collaborations of expand and diversify, but their foreign collaborations have given rise to growth of monopolies and concentration of power in few hands. Comment. एमएनसी जो था पहले किसको बेनिफिट पहुंचाता था? एमएनसी जो था वो डेवलप कंट्री को बेनिफिट पहुंचाता था। क्लियर सा कॉन्सेप्ट था। अभी भी देख लो आप, एमएनसी जो है मैक्सिमम डेवलप कंट्रीज में है। MNCs also lead to the growth of monopolies. A multinational corporation has facility to other assets at least one country there other than its home country. Very large multinational have budget that exceed those of many small countries. याद देख लीजिए एक चीज और, एमएनसीज किसको बोलते हैं? तो एमएनसीज हम उसको बोलते हैं जिसमें उसके ब्रांचेस जो उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एक कंट्री में ना होकर बहुत सारे कंट्रीज में रहता है, उसको हम एमएनसीज बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ये जो इसके जो बजट होते हैं, इसके पास जो अमाउंट होता है, कैपिटल होता है, ये बहुत सारे छोटे कंट्री के पूरे कैपिटल से ज्यादा होता है एक एमएनसीज के पास, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और समटाइम्स रेफर टू एज ट्रांजिशनल इंटरनेशनल और स्टेटलेस कॉर्पोरेशन। ये इंडिविजुअल लोगों का कॉर्पोरेशन होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में सबसे जो बेनिफिट है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है, ह्यूज कंपटीशन रहता है, इसलिए प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, एक कंट्री में ब्रांचेज ना होकर बहुत सारे कंट्री में इसके ब्रांचेज रहते हैं, ठीक है। But what circumstances led to the calling of the civil disobedience movement and relaunching the civil disobedience movement? क्या रहा होगा? तो अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कॉल ऑफ की बात करेंगे, तो कोल्हापुर वाले रीजन्स में वॉयलेंस हो गया था, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। रीलॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की बात को नहीं माना जाता है। इसके बाद वो गुस्सा में लंदन से वापस आ जाते हैं और वापस आकर के मूवमेंट को रिलॉन्च कर देते हैं। The government brutally repressed by attacking and arresting peaceful satyagrahis and beating women and children, and Gandhiji wanted the civil disobedience movement to be non-violent and peaceful. देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वायलेंस हो गया था, नॉन कोऑपरेशन के साथ यही हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बंद कर देते हैं गांधी जी। तो कोल्हापुर इंसिडेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वायलेंस हो गया था। गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है कि उनके मूवमेंट में वायलेंस हो जाए, इसीलिए मूवमेंट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। Since the movement turned violent and many people were killed, गांधी जी called off it. वायलेंस होने के बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसके बाद गांधी जी क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं मूवमेंट को, ठीक है। डिफाइन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं भाई? डैम जैसे फ्लड को कंट्रोल करता है, फ्लड क्रिएट भी करता है। सेकंड पॉइंट, ये नेविगेशन को ब्लॉक कर देता है। थर्ड पॉइंट, ए माइग्रेशन जो बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हो जाता है क्योंकि वाटर जो होता है आसपास वाले रीजन में स्टोर हो जाता है। अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को क्या करता है, रोकता है, और जो सेडिमेंट्स होते हैं एक जगह स्टे कर जाते हैं, स्टे करने के बाद फ्लड क्रिएट कर देता है। एक्सेसिव सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम्स बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द एक्वेटिक लाइफ ऑफ रिवर्स। एक्वेटिक लाइफ ऑफ रिवर्स को अफेक्ट करता है।
ठीक है। मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक fauna टू माइग्रेट स्पेशली फॉर swamping submergence for the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time। decomposition over a period of time क्या हो जाता है, decomposition हो जाता है। ठीक है। फ्लोरा फौना ये सब भी डैमेज होता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक, बोल रहा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसकी बात करते हैं तो इसको लीड की थी मेधा पाटेकर ने। और टेहरी डैम आंदोलन, टेहरी डैम जब ऐसे जो भी माउंटेनियस रीजन में डैम बनता है तो डैम बनने के साथ क्या होता है, एक चीज माइंड में लॉक कर दीजिए, डैम बनने के साथ वहां का जो हैबिटेट है वो अफेक्ट हो जाते हैं और उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और उन्हीं को बचाने के लिए, उनके लोकल हैबिटेट को बचाने के लिए ये सारे फाइट होते हैं। इवैल्यूएट द रीजन बिहाइंड एडॉप्शन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, डाइवर्सिटी पॉपुलेशन ज्यादा होना मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जांपल है। और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे सुटेबल पॉइंट्स होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम आप रही, आपके पास चॉइस रहे। इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इट स्ट्रेंथ्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। इंडिया जो करी अ वेरी लार्ज कंट्री, अलग अलग डाइवर्सिटी और बहुत बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज सोशली अ वेरी डाइवर्स कंट्री, सोशली भी डाइवर्स है, लैंग्वेज पॉलिसी कल्चर ट्रेडिशंस के बीच पे डाइवर्सिटी है। कल्चरली और रिलीजियसली जो है डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग है। All these diversity can be accommodated if there is a multi-party system, and just one party or system will not help with more representation and participation of people in democratic processes। one party system या two party system आपको choices नहीं दे सकते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम choices दे सकते हैं। अलग अलग इथेनिक ग्रुप कल्चर ट्रेडिशन से आने वाले लोग, वहाँ की पार्टीज अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेट्स में वहाँ की रीजनल पार्टी इलेक्शन जीतती है, चाहे वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इसमें सारे कल्चर ट्रेडिशंस के लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनके पास चॉइसेस रहते हैं, उनके पास रिप्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है। इस तरह से आपको आंसर क्या लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। आंसर एकदम टू द पॉइंट आप ऐसे करके अरेंज करके लिखोगे तब जाकर के आंसर आपका सही रहेगा। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एकदम सॉलिड पॉइंट लिखना है, एकदम इम्पैक्टफुल पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको आंसर में एक्सप्लेन किया। इस तरह पॉइंट लिखिए और 100% मार्क्स ले जाइए। ठीक है। देखिए द प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस, पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो पीजेंट सत्याग्रह जो हुआ था वो आप बताइए कहाँ हुआ था। पीजेंट सत्याग्रह बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पीजेंट सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण में हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ठीक है। ये आपका चंपारण रहा। ठीक है। और नो टैक्स कैंपेन के लिए कहाँ हुआ था, खेड़ा में हुआ था। ठीक है। ये आपका खेड़ा रहा। द प्लेस एसोसिएटेड विद जालियांवाला इंसिडेंट, तो ये पंजाब रहा। पंजाब में जो अपर रीजन है, यहाँ देख लीजिए, पंजाब में जो अपर रीजन है ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट यहीं पर हुआ था। ठीक है। देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग इंसिडेंट, यहाँ पर चंपारण और यहाँ पर खेड़ा। तो खेड़ा पूछ नहीं रहा, बस ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता दिया। ठीक है। और ऑन द सेम आउटलाइन मैप लेवल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स, सुटेबल सिंबल्स के थ्रू आप इसको करोगे। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इन पंजाब, पंजाब में एयरपोर्ट तो अभी हम लोग गए थे वहां पर। पंजाब में एयरपोर्ट देखिए यहीं पर है, यहीं पर जालियांवाला बाग है। जालियांवाला बाग में अमृतसर है, अमृतसर में जालियांवाला बाग है। और यहाँ पर है राजा सांची एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, राजा सांची एयरपोर्ट, जालियांवाला बाग जो अमृतसर में वहीं पर है। तो यहाँ से हमारा हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महाराष्ट्र में दो है, देखिए यहाँ कोस्टल रीजन है, मुंबई आपको दिख गया। ठीक है। और मुंबई के जस्ट ऐसे कर्व में जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, ये आपका पुणे रहा। ये कौन सा जगह है, तो ये आपका मुंबई है और ये आपका पुणे है। मुंबई एंड पुणे इज टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि आप बताइए कि और कौन सा स्टेट है जहां पे टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो कर्नाटका है। कर्नाटका में बेंगलुरु और मैसूरू दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है।
मर्मागांव सी पोर्ट, मर्मागांव सी पोर्ट कहाँ है? मर्मागांव सी पोर्ट गोवा में है। गोवा एकदम बीच में जाएंगे, डॉट कर देंगे, मर्मागांव सी पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डॉट, इस रीजन में डॉट करेंगे, ठीक है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे रखेंगे, और यहाँ पर गुजरात में काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इस तरह से इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था, काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग खत्म किए। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जुड़िए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपके नॉलेज को और भी ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए। और अभी क्योंकि 15 को बोर्ड एग्जाम है आपका, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जुड़िए और वहां पर क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन ऑलवेज हम लोग अवेलेबल है। या इसके अलावा आपको पूरे एसएसटी में कुछ भी डाउट है तो पाठशाला आपके लिए ऑलवेज है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर कीजिए, उसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ये आपका फर्स्ट वीडियो था, और उम्मीद कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कोशिश हम लोग का रहेगा कि हम लोग एक और वीडियो प्रोवाइड करें एग्जाम के पहले। 2 वीडियो जिसमें आंसर लिखने का फॉर्मेट आपको बताया गया है, आंसर को शॉर्ट ही रखना है बट सॉलिड रखना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि और अच्छा कर सकते हैं। ये तो आप एसएसटी का है। इसके अलावा हमारे पास हमारा साइंस का भी चैनल है, इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला। तो वहां पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस या एक्सप्लेनेशंस वहां पर भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चों को हमेशा रहता है कि सर इसका नोट्स चाहिए हमको, या क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्विज चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है आरकोटबा एजुकेशन, आप उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं ऐप के साथ, हमारे वीडियो यूट्यूब वीडियोस के साथ, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिर से नए और इंटरेस्टिंग वे में वीडियो लाएंगे अगले एग्जाम से पहले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।